हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ भारतीय इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि कब किस तरीके की चीज़ें हुई। इनका शॉर्ट नोट्स हैं ये, तो इनको फटाफट आप अपने एक कॉपी पेन लेकर के इनको आप कहीं नोट भी कर सकते हो। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, बाद में आप इनको रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो रेडिकल आंदोलन। रेडिकल आंदोलन कब हुआ था? रेडिकल आंदोलन हुआ था रेडिकल आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था बंगाल में हुआ था। इसे यंग बंगाल के नाम से जाना गया। यानी रेडिकल आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। और इसे किस नाम जाना गया? यंग बंगाल के नाम से। इसके नेतृत्व करता कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो, जो एक विदेशी नागरिक था। ये किससे प्रेरित था? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था, इसलिए इन्होंने रेडिकल आंदोलन किया था। 1915 में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार, पॉइंट नंबर 2, 1915 में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार कहाँ पे बनी थी? काबुल में। इस काबुल में बनी थी। उसके राजा कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। जर्मनी तथा रूस की इसे मान्यता प्राप्त थी। किसकी मान्यता प्राप्त थी? जर्मनी तथा रूस की। अगला बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, वो हुआ था 1911 में लॉर्ड मिंटो द्वारा। और ये हुआ था अरुणडेल कमेटी की अनुशंसा पर हुआ था। 1906 में अरुणडेल कमेटी बनी थी, उसकी अनुशंसा पर किया गया था। बोरसाद आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये है, याद कर लेना है। देखो अब आप देख लो, रेडिकल आंदोलन बंगाल में हुआ, यंग बंगाल के नाम से इसे जाना गया। इसके नेतृत्वकर्ता हेनरी विवियन डेरोजियो थे, जो कि एक फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थे। 1900 अगला पॉइंट है 1915 में 1915 अगला पॉइंट है 1915 में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनी थी, वो बनी थी काबुल में। उसके राजा थे महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने बनाई थी। ये इसको जर्मनी और रूस से मान्यता मिली हुई थी। तीसरा है बंगाल विभाजन, जो रद्द किया गया था, वो किया गया था 1911 में लॉर्ड मिंटो द्वारा। अरुणडेल कमेटी की सिफारिश भी किया गया था 1906 की अनुशंसा पर। यानी अरुणडेल कमेटी 1906 के अनुसार। अरुणडेल कमेटी कब बनी थी? 1906 में। उसने 11 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब उसको बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा था। अगला है बोरसाद आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में। इधर है लॉर्ड रिपन का हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम इधर पढ़ लेते हैं कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अगर बात किया 1931 में हुआ था ये कराची अधिवेशन, ठीक है। इसका मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित था। जो कराची अधिवेशन था वो किससे संबंधित था? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से। जो बीना दास का भी नाम आपने सुना होगा। ये दीक्षांत समारोह में इन्होंने गवर्नर पर गोली चलाई। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाने वाली महिला कौन थी या उसका नाम क्या था? तो बीना दास, ठीक है। तो ये आ गया। फिर है व्योमेश चंद्र। अगर बनर्जी की बात की जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में बम्बई कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। WC बनर्जी जो बोलते हैं, डब्ल्यू का मतलब व्योमेश, सी का मतलब चंद्र और बनर्जी का मतलब बनर्जी, इसलिए इसको WC बनर्जी नाम भी शॉर्ट में बोल देते हैं। इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये 1885 में बम्बई कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। फिर हंटर कमीशन, ये हो गया। छापामार जो कृषक आंदोलन, वो है तेलंगाना आंदोलन से संबंधित है। छापामार कृषक आंदोलन किसको बोलते हैं? तेलंगाना आंदोलन को बोलते हैं। अब एक चीज़ इसमें यहाँ पे ये रही कि हंटर कमीशन जो है, वो हंटर कमीशन है जो कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ? हंटर कमीशन आया, स्थायी स्वशासन की शुरुआत हुई, प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, हैं। उसके बाद एल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन कार्यकाल में आया। प्रथम जनगणना भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। हम पहले भी इनके बारे में बता चुके हैं और हल्का हल्का इसके बारे में आप याद भी कर लेना। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था, यानी भू राजस्व व्यवस्था तीन चरण माने जाते हैं भू राजस्व व्यवस्था के। एक तो है स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरा है महालवाड़ी। दूसरा रैयतवाड़ी, प्रथम जमींदारी, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरी महालवाड़ी। जो जमींदारी प्रथा है उसके बारे में देखते हैं कि जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस ने शुरू करी थी। 1793 ईस्वी में शुरू हुई थी। 19% इसमें कर था, यानी 10/11 भाग कंपनी का, 1/11 भाग जमींदार का होता था। भूमि का मालिक जमींदारी प्रथा में जमींदार होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व जमींदार देता था। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ये प्रथा थी। रैयतवाड़ी में टॉमस रो मुनरो तथा री ने व्यवस्था शुरू की थी। 1820 में शुरू हुई थी। 51% इसमें टैक्स जाता था। टैक्स रेट 33 से 55% था इसका। कितना? 33 से 55%। भूमि विवाद का मालिक क्या था? भूमि मालिक कौन था इसमें? किसान था। जबकि जमींदारी भूमि मालिक जमींदार था।
सैयदवाड़ी में भूमि ब्रिटिश राजस्व को राजस्व किसान देता था, क्योंकि भूमि मालिक वही था किसान, तो किसान ही देगा सीधा सा है। बम्बई मद्रास असम में ये व्यवस्था थी। अगली है माहलवाड़ी, इसके हॉल्ट मैकेंजी नेतृत्व करता थे, या इन्होंने ये माहलवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी। 1822 में हुई थी ये। इसमें टैक्स की रेट 60% तक थी, यानी मिनिमम टैक्स क्या था, मिनिमम टैक्स 30% था। भूमि का मालिक पूरा गांव होता था, तो ब्रिटिश राजस्व को कौन देगा, राजस्व ब्रिटिश सरकार को गांव का मुखिया देता था, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश में ये चीज़ें होती थी। फिर है ये कि इसमें है ना चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है, भारतीय समाज, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। अब क्वेश्चन बनता है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। दूसरा है भारत का पहला अखबार दी बंगाल गजट। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का पहला अखबार कौन सा है, तो दी बंगाल गजट है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों द्वारा। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो पहली बार लगाई थी वो पुर्तगालियों ने लगाई थी। देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था, अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि देवबंद आंदोलन का संबंध क्या है, या ये क्या है, तो ये अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था, 1866 में हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 क्रांति कब हुई थी, 1857 क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। सन्यासी विद्रोह में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, शंकराचार्य। कौन थे, शंकराचार्य। तो ये है। अभी ये भी कम पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है ये कि 1857 की क्रांति कब हुई, है ना, तो 10 मई 1857 को। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सन्यासी विद्रोह में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो शंकराचार्य आपका आंसर हो जाएगा। अब है शिक्षा पर आयोग। अभी एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है, नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है वो है 2020 की नई लागू की गई है। शिक्षा पर आयोग अभी तक कौन कौन से बने हैं, लॉर्ड मेकाले कमीशन। दूसरा है वुड डिस्पैच 1854 बना था। अगला है हंटर कमीशन 1862 में बना था। रेले कमीशन 1902 में, सैडलर 1917 में, हार्टोग 1929 में, वर्धा 1937 में, सार्जेंट 1944 में। यानी यही है जो कमीशन है ये शिक्षा पर ही बने थे, लेकिन कोई लागू हो पाए कोई नहीं हो पाए, तो इस तरीके से इनका चलता रहा। शिक्षा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित है, तो लॉर्ड मेकाले कमीशन, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सेल्डर कमीशन, हार्टोग कमीशन, वर्धा कमीशन और सार्जेंट कमीशन। ये सारे सारे कमीशन शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें सिंधु सभ्यता। अब ये आ गई सिंधु सभ्यता। अब आर्ट एंड, इसका क्या नाम है, एंशियंट में एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर का पार्ट देख सकते हो आप इसे। सिंधु सभ्यता में आप देख सकते हो कि सिंधु सभ्यता में नगर निर्माण की जो योजना थी वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान क्या थी, नगर निर्माण की योजना, जो ग्रिड प्लानिंग या प्रणाली पर ये आधारित थी। सड़कों 90 डिग्री के कोण पर कटी हुई थी, कितने पे, 90 डिग्री के कोण पर ये कटी हुई थी, यानी समकोण पर कटी हुई थी। जल मल निकासी प्रणाली थी इसमें, यानी नालियाँ बनी हुई थी। मंदिर अवशेष इसमें नहीं मिले हैं हमें, एक इसमें क्या हुआ है, मंदिर अवशेष हमें नहीं मिले हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कब आई थी, 1921 में। किसने इसकी खोज करी थी, दयाराम साहनी ने। ये क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता। हिंदू सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें समाज था वो कैसा था, मात्रात्मक समाज था, यानी इसमें लेडीज की चलती थी, जो घर की जो महिला होती थी, मुख्य महिला या जो माता, तो वो ही घर का मुखिया होती थी महिला। ये कृषि पर आधारित थी, किस पर थी, ये कृषि पर आधारित थी ये। दूसरा है वस्तु व्यापार के बदले वस्तु देते थे, जैसे आपने गेहूँ दिया और उसके बदले में आपने सब्जी ले ली। आज भी ये चलता है कि आपने गेहूँ दिया उसके बदले में सब्जी दे ली, आप और कुछ चीज़ दे रहे हो, फल दे रहे हो, उसके बाद बदले में आप दूसरा फल ले लिया, तो इस तरह की चीज़ें चलती थी। लकड़ी के हल का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो भी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में हुआ है। सर्वप्रथम कपास की खेती का जो प्रमाण माना गया है वो भी हड़प्पा सभ्यता में माना गया है। ये हो गया। अब आप देख सकते हो मोहनजोदड़ो। अब इधर जोदड़ो जो यहाँ है, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी वो 1922 में मिली। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं और ये कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो पाकिस्तान में स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, जिसमें बड़े बड़े स्नानागार यानी बड़े बड़े बाथरूम मिले हैं, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है।
कहा गया है। अगला है चैत्य। चैत्य और ये विहार, ये क्या होते हैं, इनको आपको इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान रख लेना। चैत्य वो जैन और बौद्धों को पूजा गृह होते हैं, यानी जो चैत्य होते हैं वो होते हैं जैन अथवा बौद्धों के पूजा गृह, जहाँ पूजा करते हैं। और विहार जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको विहार कहते हैं। महाराष्ट्र में जो कार्ले का चैत्य है, यानी जो चैत्य जैन बौद्धों को जो पूजा गृह को चैत्य बोलते हैं, इसलिए महाराष्ट्र जो कार्ले का चैत्य है ये सबसे बड़ा है। अब उड़ीसा के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है ये, उड़ीसा में। इसे ये इसका निर्माण किसने करवाया था, गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। यानी ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला है एलोरा। एलोरा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यानी एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एलोरा की गुफाएं हैं, जो हिंदू बौद्ध जैन धर्म को समर्पित है। कौन से, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म तीनों के समर्पित हैं। अगला है एलिफेंटा। समर्पित है, हिंदू व बौद्ध धर्म को। हिंदू में ये ज़्यादातर ये शिव को समर्पित हैं। ये हुआ है आपका क्लियर। एक बार और देख सकते हो, एलोरा औरंगाबाद में स्थित है, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। एलिफेंटा मुंबई के पास स्थित है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म को समर्पित है। ये हो गया। अब बलूचिस्तान, अब ये देख सकते हो इसको। अब कौन सी जगह, कौन सी सप्ताह कहाँ मिले, बलूचिस्तान है। मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है। तो इसमें आप देख सकते हो मेहरगढ़ में, आप मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में बलूचिस्तान है ना है। यहाँ पर क्या मिला है, मृदभांड मिला है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। एक विवादित जगह है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, इसके ऊपर पड़ता है बलूचिस्तान। तो यहाँ पर मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ पर गेहूँ का सर्वप्रथम प्रमाण मिला है। कौन थे, लघु अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये मथुरा जो अभिलेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसमें हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है, पाशुपात धर्म की जानकारी मिलती है। और ये किसने लिया था, ये लघुकुल, इसने प्रतिपादक किसे, लघुकुल इससे। आगे हम पढ़ते हैं इसमें मौर्य काल में। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है, कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। कालिदास कौन था, या कालिदास किसके दरबार में कवि था, तो वो आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके, कालिदास किसके उसमें था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का कवि था, यार उसके दरबार में कवि था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की। उस समय नालंदा बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था। और भारत का जो नेपोलियन है वो किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। तो ये भी कर लेना है आपको। अब इधर देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में जो बोलते थे समाहर्ता बोलते थे, वो किसको बोलते थे, वित्त मंत्री को। मौर्य काल यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके काल को मौर्य काल कहा जाता है। उसमें समाहर्ता किसको बोलते थे, वित्त मंत्री को। सन्निधाता किसको बोलते थे, कोषाध्यक्ष को। और सीता अध्यक्ष कौन होता था, कृषि मंत्री, यानी कृषि को सीता बोलते थे, इसलिए सीता अध्यक्ष होता था कृषि मंत्री। और लक्ष्मण बोलते थे मुद्रा ढालाई के विभाग, इसलिए लक्ष्मण अध्यक्ष बोलते थे। मुद्रा ढालाई का जो अध्यक्ष होता था उसको लक्ष्मण अध्यक्ष बोलते थे मौर्य काल में। ये आपको याद कर लेना है। अगला है रुद्र जो है रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें हमें क्या प्राप्त होता है, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। इससे पहले प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए थे जितने भी अभिलेख मिले हैं, यह पहला ऐसा अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला था। और इसमें ये रुद्र जो है जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है, जिसको रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं। ये इसमें सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला है ये जो फिरोज
दक्षिण में द्रविड़ शैली, 3 शैलियाँ जो थी वो ये शैलियाँ इस प्रकार ये फेमस थी। ये आ गए समझ में। यानी उत्तर में उस समय मौर्य काल में उत्तर में नागर शैली, दक्कन यानी मध्य जो मध्य भारत है उसमें बैसर शैली फेमस थी, और दक्षिण में द्रविड़ शैली जो समय तमिलनाडु वाला इलाका और ये है इसमें द्रविड़ शैली, इसलिए वहाँ द्रविड़ सबसे जाकर बसे थे। भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। चित्तवासन की मुद्रा कहाँ है? सित्तनवासल की गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। ये जैन धर्म को समर्पित है। सित्तनवासल की गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। इसको कर लेना है याद अच्छी तरीके से। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है? तो ये कलिंग राजा खारवेल के बारे में बताता है। किसके बारे में? कलिंग के राजा खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है वह। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कलिंग के राजा खारवेल के बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। और सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सतकर्मी के बारे में हमें नासिक अभिलेख से, गुफालेख से वो मिलती है जानकारी। ये हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, ये नासिक गुफालेख हो गया, जिसमें सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सतकर्मी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगले सेशन